हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने यूपी टेट एग्जाम 28 नवंबर को जो पेपर लीक के कारण स्थगित हो गया था, यानी कैंसिल हो गया था। अब इसका न्यू डेट जब भी आएगा लगभग 1 महीने के बाद जो एग्जाम होगा। तो आज हम सारे जो मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि इस मैथ का प्रश्न को आपको रिवीजन करवाएंगे ताकि आप जब इसका एग्जाम कंडक्ट हो तो आपको भली भांति परीक्षा से जाना जाए कि किस तरह का प्रश्न पूछा और इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त होंगे। पहला है अंतःस्पर्शी, दूसरा है बाह्य स्पर्शी, तीसरा है प्रतिच्छेदित और चौथा है सकेंद्रित। यानी इन चारों में से कौन होगा। तो हम इसको आज डिटेल से बता देते हैं, क्योंकि आज ये कोई प्रश्न पूछा है। इसके अलावा आप अगर नेक्स्ट देंगे तो ये इसके अलावा और भी इसमें प्रश्न आते हैं। इसमें मूलतः जो है 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि अंतःस्पर्शी, अगर दो वृत्त अंतःस्पर्श हो, यानी इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से अंतःस्पर्श करेंगे। अगर दो वृत्त अंतःस्पर्श कर रहे हो तो ये दोनों त्रिज्या के बीच की जो दूरी होगी यानी डी होगा, ये दोनों के अंतर के बराबर होगा। दूसरा दिया हुआ बाह्य स्पर्शी, अगर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो इस तरह से स्पर्श करेगा और दोनों की त्रिज्या के बीच की दूरी जो होगा ये r1 मान लेते हैं, इसकी r2 मान लेते हैं। तो ये दोनों के बीच की दूरी दोनों के योग के बराबर होगा। लेकिन बोला कि योग से कम कब होगा। ये जब कम होगा जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उनकी दूरी जो है त्रिज्याओं के योग से क्या होता है, कम होगा। अब प्रतिच्छेद कर रहा है, इस तरह से प्रतिच्छेद करवाते हैं दो वृत्त को। इसका मान लेते हैं r1 त्रिज्या और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r2। तो ये दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा दोनों त्रिज्याओं के योग से कम होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोनों वृत्त सकेंद्रीय होते, यानी दोनों का केंद्र एक होता, ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, तो दोनों के त्रिज्याओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों की त्रिज्या एक जगह पे है। तो याद रखना है, अंतःस्पर्शी में दोनों त्रिज्याओं के योग के अंतर के बराबर होगा, बाह्य स्पर्शी में दोनों त्रिज्या के योग के बराबर होगा, जब प्रतिच्छेद करेगा तो त्रिज्याओं के योग से कम होगा, और सकेंद्रीय में क्या होगा, दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q का मान क्या होगा। पहला है ऑप्शन नंबर 9, दूसरा ऑप्शन में है 10, तीसरा में है 3 और चौथा में है 9। तो बोल रहा है क्या, 102.7 को p/q के रूप में लिखना है। जब इसको दशमलव हटाएंगे 1027 और बटे 10 होगा। क्योंकि इसका बोलता न्यूनतम रूप में व्यक्त करेंगे तो ये 10 से 127 नहीं कटेगा, तो यही मेरा न्यूनतम रूप होगा और इसी को हम p/q लिख सकते हैं। और मान यहां बोल रहा है q का मान निकालना, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन में है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा जो ऑप्शन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं क्या, घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, यानी √3a होता है। विकर्ण दिया हुआ है 8√3 बराबर √3 इंटू a। √3 से √3 कैंसिल हो गया, a बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी जो घन हो गया, इसके जो भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। 6 भुजा का मान है 8, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 हो जाएगा 6 इंटू 8 64 और 6 चक 24 के 4 हाथ में 2 6 चक 36 2 38 यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो घन है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 है इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के जितने भी एग्जाम हो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और सही सटीक विश्लेषण आपको मिले। क्योंकि हम हर वीडियो का जो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही और सटीक देंगे। एक बार में आपके इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे और देखते रहे, क्योंकि आज जो इस वीडियो में हम यूपी टेट जो 28 नंबर की जो एग्जाम होने वाली है सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रतिशत से है, बोल रहा क्वेश्चन क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो बोला कि हानि क्या होगा। हानि का मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो यहां दोनों का अनुपात दिया हुआ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अगर क्रय मूल्य को मान ले, क्रय मूल्य बराबर मान लेते हैं 5x, तो जो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4x। क्योंकि यहाँ हानि प्रतिशत खोज रहा है तो यहाँ हानि हो रहा है, तो हानि बराबर होता है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लिख सकते हैं 5x माइनस 4x बराबर हो जाएगा x रुपया का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, या x का हानि हो जाएगा। तो बोला हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि जो x है बटे होता है क्रय मूल्य यानी 5x इंटू 100। ये x से x कैंसिल, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% की हानि होगी। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इस तरह से पहले हम वृत्त बना लेते हैं। और इसमें बोल रहा क्या, एक खंड है, इस तरह से एक खंड बना लेते हैं जिसका कोण का जो माप दिया हुआ है 120 डिग्री और क्षेत्रफल दिया हुआ है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि इसका व्यास का माप क्या होगा। सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालते हैं, आर का वैल्यू निकाल देते हैं और व्यास जो होगा इसका त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा। तो इस तरह का त्रिज्यखंड जो निकलता है वृत्त में, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वृत्त में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त में होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्षेत्रफल दिया हुआ है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। चूंकि त्रिज्या का मान निकालना है आर स्क्वायर, थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री और बटे हो जाएगा 360। 12 तिया 36, 3 बार में कट जाएगा, 22 तिया 66, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आर यानी त्रिज्या का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान हो गया, लेकिन निकालना हमें वृत्त के व्यास का मान। तो वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो मेरा जो व्यास हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर, और 2r का मान है 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी इस वृत्त का जो व्यास होगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दोस्तों आज के जो वीडियो में है सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूला ये बिल्कुल बेसिक रूप से बताएंगे, ताकि आज के बाद इन सारे जो प्रश्न हैं उनमें कोई कठिनाइयां नहीं हो। बस आपको करना क्या, वीडियो के लास्ट तक बढ़ना है। अगर वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00032 और पावर में है 0.6, बोला इसका मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0.080,
सेकेंड में जो ऑप्शन है 0.008, थर्ड ऑप्शन है 0.800 और चौथा जो ऑप्शन है 0.832 है। ये जो पूरा है इसको हम लिख सकते हैं क्या 00032 और बटे 1 पर शून्य हो जाएगा 5 शून्य, इतना हम लिख सकते हैं इसको। अब पावर जो दिया हुआ है 0.6 रहने देते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और इसको नीचे वाला को लिख सकते हैं 10 पर पावर 5, यानी 2 पर पावर 5 नीचे लिख सकते हैं 10 पर पावर 5, ऊपर में है 0.6 पावर में है। अब दोनों चूंकि सेम है इसको और आगे लिख सकते हैं 2/10 और पावर 5, और चूंकि ये 0.6 है तो 0.6 रहने देते हैं। दशमलव को अब हटा देते हैं तो नीचे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, यानी 6 बटे ये काट देंगे तो 3 बार में। अब आगे हल करेंगे, इसको और काट देते हैं 2/10 और पावर हो जाएगा 3, तो 2 का पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 का पावर 3 हो जाएगा 1000। अब इसको भागा देंगे 0.008 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 0.008 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है 36%, दूसरा ऑप्शन है 44%, तीसरा है 42% और चौथा जो ऑप्शन है 48%। प्रश्न को देखते हैं क्या। 10 रुपये की दर्जन की दर से केले को खरीदा जाता है, यानी 12 जो केला है केले का क्रय मूल्य जो मेरा दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 10 रुपया। लेकिन जब इसको बेच रहा है 10 केला को 12 रुपया में बेच रहा है, यानी 10 केले का विक्रय मूल्य, केले का जो है विक्रय मूल्य बराबर है 12 रुपया। चूंकि हम 12 केला खरीदे हैं तो बेचेंगे भी 12 केला ही, तो 10 केले का विक्रय मूल्य है 12 रुपया, इसलिए एक केले का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/10। चूंकि 12 केला खरीदे हैं तो बेचेंगे 12 केला ही, तो 12 केला का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/10 गुने 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 144/10, यानी 14 रुपया 40 पैसा में इसको बेचेंगे। खरीदे थे कितना में, 10 रुपया में, बेच रहे हैं 14 रुपये 40 पैसा, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 14 रुपया 40 पैसा माइनस 10 रुपया बराबर हो जाएगा 4.40 रुपया। और चूंकि हम जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ जो मेरा 4.40 रुपया है बटे हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ 10, यहां हो जाएगा 10 और इंटू हो जाएगा 100। इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल, बच गया 44, यानी जो मेरा लाभ जो हो रहा है 44%, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 5x9 327 2y8 का योग जो है 1114 हो तब x का महत्तम मान क्या होगा। यहाँ 3 संख्या दिया हुआ है 5x9 और 327 और 2/8 दिया हुआ है, और तीनों का जो एक योगफल है 4111, यानी 1114 है। बोला कि x का महत्तम मान निकालने के लिए, अगर ये x का महत्तम मान निकालना हो तो y का मान न्यूनतम रखना होगा, जो कि हमको 0 रखना होगा, 0 से न्यूनतम नहीं रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ y का मान हम 0 रख सकते हैं। अब जोड़ते हैं 9 7 16, 16 8 24 के 4 हाथ में 2 2 2 4, अगर ये 7 रख दें यहाँ पर, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 5 3 8 2 10 1 11, यानी x का वैल्यू हमें 7 रखना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका सही
आंसर बना के आए हो, जितने भी प्रश्न बनाए होंगे लगभग का आपने सही आंसर बनाया होगा। फिर भी आपको आज रिवाइंड कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जब देने जाएगा लगभग आपको इसी बेस्ड पे एग्जाम, इन सारे प्रश्न पर ही बेस्ड हो गए प्रश्न। तो इन प्रश्न को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट एग्जाम देने जाए तो आपकी जो सारे मैथ का क्वेश्चन कम से कम समय में और सही टोटल लगभग सही बने। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहला है 10%, दूसरा है 21%, तीसरा 44%, चौथा है 100%। यानी बोला कोई एक वर्ग है, उसकी भुजा में 10% का वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? अगर भुजा मान ले, वर्ग का भुजा क्या मान लेते हैं, बराबर x मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x²। चूंकि भुजा में 10% की वृद्धि करना है तो न्यू जो भुजा हो जाएगा x इंटू 110/100। इसको हल करेंगे तो 11x/10 आ जाएगा नया भुजा। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर 121x²/100। पहले क्षेत्रफल x² था, अब क्षेत्रफल बढ़कर 121x²/100 हो गया। यानी वृद्धि कितना का हुआ? तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 121x²/100 और माइनस x²। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 21x²/100। और प्रतिशत जो वृद्धि होता है वो होता है वृद्धि बटे 21x²/100 बटे मूल पहले था x², यह इंटू 100। x² से x², ये 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा 21। यानी जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो हो जाएगा 21%। और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, इस तरह का जब प्रश्न होगा भुजा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 10% का वृद्धि है। चूंकि ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 10 + 10 प्लस 10 × 10/100। यहाँ 1 0, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 10 + 10 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी 21% की इसमें वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की 5 वर्ष की उम्र तथा 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी? 5 वर्ष पहले की उम्र यहां कर दीजिएगा, क्वेश्चन में कर दीजिएगा पहले की उम्र, और 9 वर्ष बाद का जो उम्र का गुणनफल है जो 15 है, बोला मोहन की वर्तमान आयु क्या होगा। अगर मान लेते हैं मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले इसका उम्र जो हो जाएगा x - 5 वर्ष, और 9 वर्ष बाद इसका जो उम्र हो जाएगा x + 9 वर्ष, और ये दोनों का गुणनफल जो है 15 है, तो हम लिख सकते हैं x - 5 इंटू x + 9 बराबर हो जाएगा 15। अब जब इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, यानी क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनेगा और इसका x का वैल्यू आ जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से न बनाकर डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं। 5 वर्ष पहले की उम्र में ऑप्शन नंबर पहले दिया हुआ 4 वर्ष, क्योंकि जब वो 4 वर्ष का होगा तो 5 वर्ष पहले यह हो जाएगा -1 साल, 4 में 5 वर्ष घटाएंगे तो -1 वर्ष का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ वर्तमान उम्र 5 वर्ष, और 5 वर्ष पहले का उम्र निकालेंगे तो हो जाएगा 0 वर्ष, ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर वर्तमान उम्र 7 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसका उम्र हो जाएगा 2 साल, और 9 वर्ष बाद उम्र हो जाएगा 9 7 16 साल, और 2 × 16 बराबर हो जाएगा 32, यानी गुणनफल क्या हो जाएगा 32। यहाँ गुणनफल दिया हुआ है 15, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब ले चलेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 6 वर्ष, तो बोल रहा कि 5 वर्ष पहले की उम्र, तो 6 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 वर्ष, और बोल रहा है 9 वर्ष के बाद का उम्र, तो 6 वर्ष यहाँ है, 9 वर्ष बाद हो जाएगा 15 वर्ष का, और जब दोनों का गुणनफल करेंगे 15 इकाई बराबर हो जाएगा 15, और यही तो गुणनफल दिया हुआ है कि दोनों का गुणनफल 15 है, तो यहाँ आ गया 15। तो ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
अगर ये ऑप्शन से नहीं बनाते हैं, आपको इस तरह से द्विघात समीकरण से बनाना होगा इस प्रश्न को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक विन्यास दिया हुआ है, यानी एक अंक का सीरीज दिया हुआ है। बोला कि ये विलुप्त संख्या यहाँ पर जो है फिर द ब्लैंक्स है, इसके जगह पर क्या होगा। तो पहला जो दिया हुआ सीरीज 1, 5, 2, 10, खाली स्थान 15, 4 और 20। तो हम देख रहे हैं क्या 5 है, यहाँ 5 बढ़ गया 10, 10 में 5 बढ़ गया 15, 15 में से 5 बढ़ गया 20। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 1 है, 1 में 1 बढ़ा दिए 2, 2 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 3, और 3 में यहाँ 1 बढ़ा देंगे हो जाएगा 4। तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर जो मान मेरा आ जाएगा वो 3, और ऑप्शन नंबर डी है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो वो संख्या कौन सी होगी। यानी दो संख्या दिया हुआ, दोनों का गुणनफल 336 है, और बोला कि दोनों जो संख्या है उसके बीच का अंतर जो है 10 है, तो बोले कि संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या, अगर संख्या 1 और 22 मान लें तो हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा गुने मसा, और लसा गुने मसा का मान दिया हुआ 336। तो हम लिख सकते हैं कि x इंटू वाई बराबर 336, और दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ 10 दिया हुआ। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, 10 और 20 का अंतर जो है, दोनों का तो अंतर 10 है, लेकिन जब गुना करेंगे तो 10 गुने 20 बराबर हो जाएगा 200, यानी जो गुणनफल जो है 200 है। यहां बोला कि गुणनफल जो है 336 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, 14 और 24 है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो तो 10 तो है। अब देखना है क्या 14 और 24 का गुणनफल 336 के बराबर आता है या नहीं। अब 24 को गुना करेंगे 14 से, हो जाएगा 4 चक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 1 से गुना करेंगे 24 इकाई 24, यहाँ हो जाएगा 6 9 4 13, 2 1 3। अब देख रहे क्या 14 और 24 का जो गुणनफल कर रहे हैं तो 336 आ रहा है, और दोनों का बीच का अंतर क्या है 10 है। तो यही तो प्रश्न क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतर होना चाहिए 10, गुणनफल 336। तो ऑप्शन नंबर बी जो मेरा आंसर हो जाएगा, तो आंसर होगा 14 और 24, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 10 है और गुणनफल 336 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3:57 PM से 5 घंटे 58 पहले, यानी 5 घंटे 58 मिनट पहले का समय क्या होगा। तो पहले का समय बोल रहा है, तो 3:57 में 5 घंटा 58 मिनट घटा देंगे। तो यहां से घटा देते हैं, 3:57 में जब घटाएंगे 5 घंटा 58 मिनट जब घटाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम 6 घंटा घटा सकते हैं। 5 घंटा 58 मिनट को हम 6 घंटा मान लेते हैं, तो इसमें डायरेक्ट 6 घंटा घटा देते हैं। तो ये, और इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, या 3:57 कर लेते हैं, और इसमें जब 6 घंटा घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा, मेरा टाइम जो हो जाएगा 9:57 होगा। क्योंकि यहाँ 58 मिनट था और घटाए थे 5 घंटा 58 मिनट, 2 मिनट ज्यादा घटा दिए थे, यहाँ 2 मिनट जोड़ देंगे, तो घटाएंगे जब जोड़ेंगे तो 9:59 हो जाएगा। क्योंकि यह AM था, सॉरी ये PM था, और 5 घंटा पहले फिर AM हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि डी में भी सेम ऑप्शन है, यहाँ AM और यहाँ PM लिखा हुआ है, तो ये PM था, इसमें से 5 घंटा घटाए तो क्या बदल गया, ये PM बदल गया AM में, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए PM और AM में, क्योंकि 12 बजे से पहले AM होता है और 12 बजे के बाद PM होता है। ये लगभग 4 बज रहा है, 4 बजे से 6 घंटा घटा देंगे तो 12 से पहले आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे AM में। ऑप्शन नंबर में जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 16.2/3
वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। हमको यहाँ समय निकालना है, तो साधारण ब्याज बोल रहा क्या, मूलधन का 5/6 होगा। अगर मूलधन मान ले, मूलधन बराबर मान ले x रुपया, तो जो साधारण ब्याज होगा मूलधन का 5/6 होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन का 5/6 होगा। तो मूलधन है x, x का 5/6 होगा। यहाँ पे दर दिया हुआ है, दर बराबर दिया हुआ है 16.2/3%, और इसको हल करेंगे 16 × 48 = 2 50/3%। मूलधन मेरा दिया हुआ साधारण ब्याज है, दर दिया हुआ है, निकालना है समय। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है P × R × T/100, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 5x/6। ये हो गया साधारण ब्याज। मूलधन दिया हुआ है x, रेट का मान दिया हुआ 50/3, और निकालना है टाइम, टाइम को मान लेते हैं t, अब बट्टे में है 100, तो 100 यहां लिख देते हैं। x से x कैंसिल, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, ये 6 कैंसिल हो गया, यानी t बराबर आ गया 6। यानी मेरा जो समय निकलेगा वो हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सॉरी t बराबर आ जाएगा 5, यानी जो समय मेरा आ जाएगा वो 5 वर्ष हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा बी, यानी 5 वर्ष में 16.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का 5/6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसका जो सोल्यूशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से अच्छे ढंग से हो सके। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप मैथ और रीजनिंग की सारे चैप्टर्स को अपने जाकर यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू।